हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें यूपी पीसीएस प्री में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटी का सेक्शन उठाते हैं और 2023 में ये पॉलिटी में पूछा गया पहला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के प्रश्न आजकल पीसीएस में काफ़ी आने लगे हैं। तो सबसे पहला है कि इसमें प्रारूप समिति की नियुक्ति। प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी हमारी 29 अगस्त 1947 को। ठीक। दूसरा है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित ये किया गया था हम 26 नवंबर 1949 को। 1949 को भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की जो तिथि थी, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इस हिसाब से हम अगर कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहला हो जाएगा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरा प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, फिर संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था और उसके बाद आएगा भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। यानी हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4123। अच्छा, संविधान सभा से संबंधित कुछ और प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं कि सबसे पहला तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, इसे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। संविधान सभा के बनने में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, संविधान सभा के बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव, संविधान सभा के सलाहकार थे, और हमारे संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। दूसरा प्रश्न यह है कि पंचायत के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, तो पंचायत के समस्त चुनाव का संचालन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये आपका राज्य निर्वाचन, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसके आर्टिकल 243 वी के में ये लिखा गया है कि के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करना और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो अच्छा, भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये कौन कौन से चुनाव कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग हमारा लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, ये 5 चुनाव हमारा भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। भारत के निर्वाचन आयोग संविधान में कहाँ पे, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए के बीच में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो दो तीन इसमें 3 सदस्य होते हैं हमारे निर्वाचन आयोग जो है उसमें, तो उसमें एक तो हो जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक, मुख्य है, और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक, तो इन 2 जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह ली जाती है। हटाया राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है, लेकिन इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी सलाह ली जाती है। ठीक। ये एक प्रश्न है, इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो 324 अभी पिछला ही सवाल था कि निर्वाचन आयोग के बारे में, तो 324 तो हो जाएगा कि ये निर्वाचन आयोग के बारे में है। ठीक है। 280 सभी लोग जानते हैं कि ये वित्त आयोग के बारे में है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक। 315 ये जो है वो लोक सेवा आयोग के बारे में है। ठीक। और
338 जो आर्टिकल है ये हमारे संविधान में था, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक, तो इस हिसाब से अगर मिलाएंगे तो फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, यानी हमारा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आर्टिकल 338 ए जो है, इसको 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया गया था, और ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक, इसी तरह आर्टिकल जो 338 बी है, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये 102वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ये एक सवाल है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो लो ये है गलत लिखा, क्योंकि 2023 का सवाल है, तो कौन है से नहीं मतलब है, कौन थी। ठीक, अच्छा, लोकसभा की पहली जो महिला स्पीकर थी वो मीरा कुमार जी थी, और इनका जो कार्यकाल था वो था 2009 से लेके 2014 तक। ठीक, बाकी और लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, और इनका जो कार्यकाल था वो 2007 से लेकर 2012 तक था। सुषमा स्वराज जो 2014 से लेकर 19 तक में विदेश मंत्री भी रही हैं, ये पांचवी सीएम थी दिल्ली की, और पहली महिला सीएम थी दिल्ली की। इनका जो ये सीएम, फिफ्थ सीएम जो थी, इनका कार्यकाल 1998 में था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के बीच में था, लेकिन ये पांचवी महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और पहली महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ये पहला कथन तो सही है। दूसरा ये है कि संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है, तो ये भी ये सही है, यानी इसका ये दोनों सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 98 में, यानी आर्टिकल आर्टिकल 98 में ये प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था की गई है, तथा इसी खंड में एक और चीजें हैं कि संसद के दोनों सदनों के सचिवालय, यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। और ये अनुच्छेद 98 के ही खंड 2 में लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के लिए सचिवालय स्टाफ की भर्ती या उसकी सेवा शर्तों को विनियमित कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन है, ऐसे भी सवाल बहुत आते हैं कि अभिकथन दिया जाता है और कारण दिया रहता है, और पूछता है कि यह दोनों कथन सही हैं, किसी एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो इसमें है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये पहला कथन तो सही है, अभिकथन जो यहाँ पे दिया गया है ये सही है कि, और दूसरा है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, तो ये भी सही है कि उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति मान भी सकता है और राष्ट्रपति नहीं भी मान सकता है। कि संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 3 में किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन करने, या इस तरह का प्रस्ताव जो है वो विधानमंडल एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजता है। अगर उसके नाम को बदलना है, तो सीमा अगर बढ़ानी है, तो ये तो केंद्र सरकार का विषय हो जाता है। इस प्रस्ताव पे राष्ट्रपति अनुमोदन का प्राप्त करना अनिवार्य है, और अनुमोदन के उपरांत जो है केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को पुनः संबंधित राज्य के विधानमंडल के सामने विचार के लिए एक बार रखा जाता है, और निश्चित समय के अंदर उसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल द्वारा विधेयक को वापस संसद के पास भी भेजा जा सकता है, और अगर राष्ट्रपति चाहे तो समय सीमा को वहाँ पे बढ़ा भी सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जो वो सिफारिश है उसको मानने के लिए अनिवार्य नहीं है, राष्ट्रपति उसको चाहे तो नहीं भी मान सकता है। इसलिए ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये जो ये कथन है, अभिकथन है, ये कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद 20 में जो दिया गया है, पहला तो ये है कि 20 का जो ए है उसमें कार्यात्तर विधियों से 20 ए में ये दिया गया है कार्य 20 ए में, तो ये प्रावधान है कार्यात्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा है कि 20(2) में है कि दोहरे दंड, 20(2) में ये चीज दी गई है कि दोहरे दंड से संरक्षण है। और तीसरा अनुच्छेद 20(1) का खंड 3 जो है वो स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध है, लेकिन यातना के विरुद्ध इसमें निषेध की कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है, यानी ये उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। अच्छा, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान न्यायवादी के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। तो ये पहला कथन तो सही है कि जो हमारे महान न्यायवादी हैं वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित होगा, ये पहला कथन सही है। महान न्यायाधीश को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ये गलत है ये वाला कथन, क्योंकि महान न्यायवादी जो होते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी सिर्फ ये पहला कथन हमारा यहाँ पे सही है। और ये प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय इनको हटाया जा सकता है। तो इनके जो हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख जो है ये हमारे संविधान में नहीं है। ठीक, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये पहला ही जो ऑप्शन है यही नहीं सही है। 9वीं, हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां संविधान जब लागू हुआ था तब थी, और बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो थी, 9वीं अनुसूची ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी, यानी ये पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और ये उसी समय इसको लाया गया था कि उस समय ये था कि इसमें जो आने वाली चीज़ें हैं उन 9वें में जिस विषय को रखा जाएगा, जे इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों को कानूनों एवं न्यायिक समीक्षा के दायरे से अलग रखा गया था। और इसमें सबसे पहला जो था वो भू सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी कानूनों को रखा गया था। तीसरी अनुसूची सही है कि शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में तीसरी अनुसूची में उच्च संवैधानिक पदों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप विद्यमान है। लेकिन यहाँ पे जो ये ठीक है, ये सारा चीज़ ठीक है, इसमें उपराष्ट्रपति के लिए, मंत्रियों के लिए, राज्यपाल के लिए और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ यहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की, वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रावधान है वो है आर्टिकल 60 में। ठीक, ये जो शपथ लेते हैं वो तीसरी अनुसूची में ना होके आर्टिकल 60 में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, ये भी सही युग्म है। ये 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो 1985 में किया गया था, जिसमें दल बदल कानून लाया गया था। ये उस समय जोड़ी गई थी। अच्छा, 11वीं अनुसूची, दो अनुसूचियों के बारे में और जान लेते हैं। 11वीं अनुसूची जो है ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक, और 1993 में, और ये पंचायतों से संबंधित है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसमें अक्सर पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। ठीक, और 12वीं अनुसूची जो थी, 12वीं, ये शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख इसमें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और ये 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और इसमें कुल 18 विषय हैं।
अब अगला प्रश्न है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परिच्छेद, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो सभी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। ये पहला कथन तो सही है। संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। अब 5 प्रकार की रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को ये दोनों को ये प्राप्त है। और संसद संविधान के अनुच्छेद 32(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रभाव डाले बिना किसी भी शक्तियों का अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, तो ये पहला कथन सही है। और लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी कथन सही है। यानी लोकसभा के सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है और राज्यसभा के सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य नहीं होते हैं, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। वित्त आयोग जो है एक हमारा संवैधानिक निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक। दूसरा, ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करते हैं, ये नीति आयोग भी गलत है। ये वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जितनी होती है ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे बी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, अभी 16वें वित्त आयोग का गठन भी किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, ये अभी आरओ की परीक्षा में पूछा भी गया था, ये दो स्टेटमेंट की गठन कब किया गया है। तो दूसरा कथन तो था कि अरविंद पनगाड़िया इसके अध्यक्ष हैं और पहला कथन दिया गया था कि 31 दिसंबर 2024 को इनका गठन किया गया। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत था। आरओ की परीक्षा भी जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो 31 दिसंबर 2023 को गठित किया गया। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया हैं और ये जो 16वां वित्त आयोग है ये अपनी जो रिपोर्ट है ये 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। और इसकी जो अनुशंसाएं हैं कि वित्त आयोग का ये कार्य होता है कि कर का जो राज्यों में वितरण है उसका उस पे ये सलाह देता है अपनी। तो इसकी जो अनुशंसाएं हैं वो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक रहेंगी। तो 2029 और 30 के आसपास में 17वां वित्त आयोग गठित किया जाएगा। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन में निम्न में से कौन सा सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा। और अब हम जान लेते हैं कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। तो विधान परिषद वाले जो राज्य हैं हमारे, तो 6 राज्यों में है टोटल, 6 राज्यों में है। ठीक। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक, बिहार में है और महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है?
तो अधिकरण अधिकरण भाग 11 में नहीं है। अधिकरण जो है वो भाग 14A में है, यानी अधिकरण 14A में दिया गया है। तो इसका जो अनुच्छेद है वो 323A और 323B है अधिकरण के बारे में। 323A एंड बी। तो ये पहला ही सही सुमेलित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, ये सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, ये भी सही है। राज्यभाषा भाग 17 में दी गई है, ये भी सही है। राज्यभाषा 343 से लेकर 351 तक इसमें अनुच्छेद है, तो ये सही है। बस जो पहला था अधिकरण भाग 14A में दिया गया है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो पहला अभिकथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो अभिकथन तो सही है। अनुच्छेद 79 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। ठीक, तो राष्ट्रपति संसद का भाग है। और कारण यह है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमत के बिना कानून नहीं बन सकते। तो अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान है कि कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना वो कानून नहीं बन सकता। तो ये दोनों सही है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर यानी कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये गलत है। ये अनुच्छेद 109 नहीं है, अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो ये दूसरा कथन तो सही है। यहाँ पे हो जाएगा कि कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए, तो सी हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त बैठक में जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसमें दो चीजें नहीं हो सकती हैं। अगर संविधान संशोधन का कोई मामला है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन हो गया, और दूसरा एक है कि धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक, इस दोनों इन दोनों के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों द्वारा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता, अभिभावक बच्चों को शिक्षा को अवसर दिलवाएं, और पर्यावरण का संरक्षण। तो ये पर्यावरण का जो संरक्षण ये है, ये दोनों का भाग है। 48A में भी दिया गया है, यानी ये 48A में भी इसका प्रावधान है, यानी राज्य के निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में भी है, और अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें भी पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है, यानी दोनों का भाग है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये डीपीएसपी में दिया गया है। समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 में है, ये भी डीपीएसपी में है। और अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, ये मौलिक कर्तव्य का भाग है। और मौलिक कर्तव्य में 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसमें इसको जोड़ा गया था। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कुछ और इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं, कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दूसरा एक ये भी है कि इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है वो राज्यों को व्यक्तियों को दिया गया है राज्य के संदर्भ में, लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य अपने अनुसार लागू करता है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भाग 4A में दिए गए हैं,
1976 में इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था, और ये स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी, उसी के अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। तो जो जब 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था तो उसमें कुछ 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 21 में भी एक चीज़ जोड़ी गई थी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी? तो ये शुरुआत में ये 15 वर्षों के लिए ये अनुमति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो पहला तो सही है, अशोक मेहता समिति द्वारा ये सुझाव दिया गया था। और दूसरा है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी यहाँ पे केवल पहला सही होगा। यहाँ पे केवल पहला सही होगा। अशोक मेहता समिति जो थी उसके आधार पे 3 स्तरीय व्यवस्था के, यानी जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत, 3 व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी, उसके स्थान पे 2 ही था कि जिला पंचायत होगी और दूसरा खंड पंचायत होगी। लेकिन जो विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु होगा वो जनपद को माना जाएगा, यानी जिला पंचायत जो होगी उसको माना जाएगा। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अच्छा, यहाँ पे हम एक, जैसे ये समिति को क्रम से लगाने के लिए भी पूछता है, तो इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बैग एलपी करके, जैसे बैग एलपी, एलपी से आप लैपटॉप याद कर लीजिए, कुछ भी याद कर सकते हैं। तो बी से हो जाएगा बलवंत राय मेहता, इनका गठन सन 1957 में, और अशोक मेहता 1977 में। जी के राव, जी से हो जाएगा जी के राव समिति, 1985 में हुआ था इनका गठन। और उसके बाद एम एल सिंघवी समिति, ये 86 में, और उसके बाद पी के थुंगन समिति, ये 88 में इनका गठन हुआ था। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये जो त्यागपत्र होता है ये भी राष्ट्रपति को ही संबोधित होता है। ठीक। अच्छा, एक ये भी है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके जगह पे कौन मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके जगह पर सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। तो पहला तो सही है कि उसके उपराष्ट्रपति का की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए सभी कार्य मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। नहीं, उस जिस दिन ये प्रस्ताव हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में उसका जो निर्वाचन है शून्य घोषित किया जा रहा है, तो उस दिन वो जो कार्य करेगा वो मान्य होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट नहीं सही है, तो ये केवल हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके कार्य एवं शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होती हैं। तो ये पहला कथन तो सही है। इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। केंद्रीय सरकार के द्वारा इनका नहीं होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, ये भी कथन सही है। यानी कौन सा कथन नहीं सही है? तो ये बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 243 बी में के अनुसार ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी भी ग्राम की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय को ग्राम सभा कहते हैं। और 343
सॉरी 243 ए के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा उपबंधित किए जाते हैं। तो ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियां राज्य व्यवस्थापिका के समान होती हैं। तो ये केंद्रीय सरकार के द्वारा इसका नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, निर्धारण नहीं होता है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।